बहराइच में एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में लाइव चोरी दिखाई जाती है। उस लाइव वीडियो में क्या कुछ होता है और उसके बाद ये तस्वीर सामने है। जो वीडियो में चोरी करता शख्स दिखाई देता है वो ये शख्स आप सामने देख सकते हैं। जेके न्यूज़ पर वही शख्स दिखाया जा रहा है, ये वही शख्स है और इसने जो चोरी की वो अपने भाई जो इसको अपने मालिक के यहाँ ड्राइवर था उसके कहने पर, उसके बुलावे पर इसने चोरी घटना को अंजाम दिया। हम बहराइच के एसपी सिटी से बात करते हैं, आखिर ये घटनाक्रम कैसे खुला और कैसे तस्दीक हुआ कि ये वही व्यक्ति है। जी क्या बताना चाहेंगे? JK24 पर आपका स्वागत है। कैसे इस घटना को खुलासा हुआ? देखिए, वो एक सतीश माहेश्वरी हैं, 26/60/25 को एक सूचना दिया था कि उनके दुकान से चोरी 3,95,000 का कैश चोरी किया गया है। इस सूचना पर FIR पंजीकृत किया गया, फिर टीम लगाई गई थी इसको घटना को वर्कआउट करने के लिए। इसमें CCTV की मदद से और सर्विलांस की सहयोग से ये घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जांच में ये पता चला कि जो सतीश माहेश्वरी हैं, इनका एक ड्राइवर है जो उनके यहाँ से 3 साल से रह रहा था, देवानंद श्रीवास्तव, रहने वाला श्रावस्ती का है। उसके पास इनकी दुकान की एक चाबी मिल गई थी जो अपने पास रखा था। 26 तारीख में इसने अपने भाई को जो इकौना श्रावस्ती में ई-रिक्शा चलाता है वहाँ से बुलाया और उसको पूरी फ़ोन से इसको गाइड करता रहा। वो आया, मेन गेट खुला हुआ था, अंदर जा कर के दुकान खोलता है, वहाँ से काउंटर से 3,95,000 रुपये लेकर के चला जाता है। चूँकि नीचे दुकान था और ऊपर मकान था जिसमें लोग रह रहे थे और इस पूरे चोरी के जो घटनाक्रम हुआ है इसमें पूरी 100% बरामदगी हुई है और दोनों अपराधी पकड़े गए हैं। जो इनका ड्राइवर जो 3 साल से रहा था उसका आपराधिक इतिहास भी है, लखनऊ में भी चोरी किया है और अब बहराइच पुलिस के 2 मुकदमे पंजीकृत किए पहले से। 2 मिनट 31 सेकंड का वीडियो और कितने घंटे में खुलासा, क्या बताना चाहेंगे? कितनी देर में खुलासा हुआ? 24 घंटे के अंदर खुलासा हो गया इसका। 24 घंटे में वो खुलासा हुआ और ये जो 2 शख्स हैं इसमें एक शख्स चोरी करता हुआ दिखाया जा रहा है, एक कमरे के अंदर गया है, वो अपने सेठ के जो जहाँ पर उसका सामान रखा जाता है, पैसा रखा जाता था, वहीं से ड्रॉर से निकालता हुआ दिख रहा है। ये वही शख्स है, आज पुलिस अभिरक्षा में खड़ा हुआ है। इसको JK24 लगातार इस वीडियो को जो दिखा रहा है उसी में यही वो शख्स है जिनके माध्यम से ये 3,95,000 रुपये का खुलासा हुआ है। वही पैसा इन लोगों ने चुराया हुआ था। हम एक बार फिर से बात करते हैं, आवाम से क्या कहेंगे कि किस तरीके से मुस्तैद हो, किस तरीके से सुरक्षा को, अपने घरों को सुरक्षित रखें, क्योंकि CCTV बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, CCTV की तो भूमिका है ही है। CCTV से घटनाएं रुकती भी हैं और घटना अगर हो जाने पर पुलिस को भी मदद मिलता है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ की जनता से और कहीं की भी जो जनता हो, जो भी अपने यहाँ अगर ड्राइवर रखते हैं, नौकर रखते हैं, उसका पुलिस से वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर इनका मालिक ने अगर इसका वेरिफिकेशन किया तो ऑलरेडी इसके खिलाफ मुकदमे चोरी के पंजीकृत हैं, तो शायद वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार गांव के विकास कार्य को लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसी बीच अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र के गांव नेहरा में आज हम मौजूद हैं, जहां पे हमारी टीम ने पूरा सर्वे करके ये जाना है कि पूरे 5 साल प्रधानी के गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव के अंदर काफी ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं और यहाँ की जनता पूरी उन विकास कार्यों से वंचित है और हर रोज परेशानियों का सामना कर रही है। ना ही रोड कंप्लीट हो पाए हैं, ना ही नालियां बन पाई हैं, यहाँ तक कि जो पंचायत घर जिसमें प्रधान कुछ समस्याओं को निवारण करने के लिए बनाया जाता है, वो भी एक गड्ढे में और पानी में तब्दील हुआ खड़ा है कि कभी भी किसी टाइम वो गिर सकता है और एक दुर्घटना का शिकार यहाँ के लोग भी हो सकते हैं। इसी बीच में जनता के बीच खड़ा हुआ हूँ और जनता से मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो अभी तक 5 सालों में नहीं कराए गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार, पूर्व प्रधान। राजेश कुमार जी, ऐसे आपके 5 सालों में अभी तक ग्राम प्रधान के द्वारा अभी तक ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो नहीं कराए गए और आपकी गांव की जनता पूरी तरह से उसमें परेशानियों का सामना कर रही है? कोई नाली की कोई साफ सफाई ना है, कोई काम भयो ना है, कोई खरंजा साफ ना है, ना कोई नाली को बनी। तो सफाई कर्मी आता है, वो उसके प्रधान के यहाँ रहता है। सफाई कर्मी यहाँ पे नियुक्त किया गया है गवर्नमेंट की ओर से और सफाई कर्मी इस गांव को दे भी रखा है, तो सफाई कर्मी यहाँ पे गांव की साफ सफाई करता क्यों नहीं है? वो प्रधान के संग रहता, प्रधान के साथ वो क्या करता है? खेती बाड़ी दिखवा रहा है। गांव की सफाई ना करके सफाई कर्मी, जो कि एक गवर्नमेंट ने यहाँ पे सफाई कर्मी दे रखा है और गांव के लोगों का कहना यह है कि वो नालियां और रोडों को साफ करने की बजाय
ग्राम प्रधान के खेतों में दवाई वगैरह लगाने का कार्य करता है। और भी मेरे साथ जनता मौजूद है जिनसे मैं जानूंगा किस किस समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? बालकिशन शर्मा, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? नेहरा गाँव। कौन कौन सी परेशानियां हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं? अरे मेन तो हमारी रास्ता ही नहीं हुई है जी आज तक। 20 साल हो गए, 20 साल से रास्ते में देखो बारिश होती है तो निकला भी नहीं जाता है। इस मोहल्ले का तो नंबर ही नहीं लिया इस प्रधान ने आज तक की डेट में। क्यों ऐसा क्यों, मतलब प्रधान ने ऐसा क्यों किया कि आपके मोहल्ले का नंबर न लिया? और भी जगह काम कराए हैं या किसी भी जगह काम नहीं कराया? कोई भी काम की कहो तो ये कहता है पहले इधर का करूंगा उसके बाद उधर का करूंगा। और किस तरह की समस्या है? और क्या है, और तो 2-3 सरकारी संस्थाएं हैं, कोई भी रास्ता नहीं है निकलने के लिए, कोई निकलता नहीं है। सफाई कर्मी से कहो तो वो मिट्टी तक नहीं निकालता नालियों में से, आता है और चला जाता है। इनका कहना यही है कि जो कि स्वास्थ्य केंद्र एक बना हुआ है गांव के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ने बना के कंप्लीट करके नया दिया था, और वो भी सफाई कर्मी के द्वारा ना साफ किए जाने पर वो भी एक खंडरों में तब्दील होते जा रहा है। नालियां हों या रोड सड़कें हों, केवल के उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह द्वारा चलाए गए अभियान यानी ऑपरेशन सवेरा, जो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया गया था। और इस अभियान को अमली जामा जो है इस वक्त सहारनपुर पुलिस पहनाती नजर आ रही है। सहारनपुर के साथ साथ अगर मैं बात करूं तीनों जनपदों की, शामली और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अभी तक 53 मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर। 72 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और 7 करोड़ 49 लाख रुपए की अभी तक रिकवरी जो है इसमें मादक पदार्थों की वो की गई है। कहीं ना कहीं सहारनपुर पुलिस के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान में बहुत ही एक प्रभावी कार्रवाई जो की जा रही है वो सहारनपुर पुलिस की ओर से भी की जा रही है। लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं सहारनपुर पुलिस की ओर से। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जो लोग हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उन्हें उनका जो सही अंजाम है उस तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार शहर की बात करूं या देहात क्षेत्र की बात करूं, सभी इलाकों में जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो चरस गांजा बेचते हों, चाहे वो स्मैक बेचते हों, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जो लोग हैं उन पर लगातार प्रभावी कार्रवाई जो सहारनपुर पुलिस करती नजर आ रही है। डीआईजी अभिषेक सिंह द्वारा ऑपरेशन सवेरा जो अभियान है उस अभियान के अंतर्गत शहर से लेकर देहात क्षेत्रों तक जो थाने हैं वहां पर एक टीम बनाई गई है। उस टीम का काम केवल एनडीपीएस के जो मुकदमे हैं उनमें वांछित जो लोग हैं उनकी निगरानी करना, जो लोग स्मैक तस्कर हैं या जो चरस तस्कर हैं और अन्य मामलों में मादक पदार्थों के लिप्त हैं उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करना। एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में ये टीम पूरा काम कर रही है। एक अलग से कमेटी इसमें बनाई गई है। कोई भी अगर व्यक्ति इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देना चाहता है वो सहारनपुर पुलिस को दे सकता है। हर दीवार पर, हर मोहल्ले में, हर गली में एसएसपी आशीष तिवारी के आदेशों पर बीट प्रभारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और जो संबंधित क्षेत्राधिकारी और एसपी हैं उनके नंबर लिखे गए हैं। उन नंबर पर भी कॉल करके इसकी सूचना जो है वो दी जा सकती है। लगातार प्रभावी कार्रवाई से बहुत हद तक फिलहाल सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के नाम से लोग डरने लगे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के अंदर जो है एक अलग ही जो है वो दहशत है, उसका माहौल बना हुआ है। और कई लोगों के यहाँ पर एनकाउंटर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टांग में लंगड़ा किया है सहारनपुर पुलिस ने, वो भी यहाँ पर हो चुका है ऑपरेशन सवेरा के तहत। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सवेरा को लेकर सहारनपुर पुलिस कर रही है और इस प्रभावी कार्रवाई से सहारनपुर के साथ साथ शामली और मुजफ्फरनगर की टीमें भी जो हैं वो भी एक बेहतरीन जो कार्रवाई है वो करती नज़र आ रही हैं। और सहारनपुर पुलिस जिस तरीके से ये कार्रवाई करी है, कहीं ना कहीं जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हैं आने वाले दिनों में जो लग रहा है सहारनपुर से या तो वो शहर अपना बदलकर, जनपद अपना बदलकर वहाँ पर निवास करेंगे, नहीं तो उनका जो अंजाम है वो जेल में रहने वाला है। एसएसपी आशीष तिवारी खुद इसकी मॉनिटरिंग प्रतिदिन करते हैं और एनडीपीएस के जो भी मुकदमे जिस प्रकार से बन रहे हैं, भेजे जा रहे हैं जो अभियुक्त, इस समय हमारी मौजूदगी सिद्धार्थ नगर जनपद में है और यहाँ पर एंकर चित्रा त्रिपाठी द्वारा प्रेमानंद महाराज और आचार्य अनुरुद्धाचार्य पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर यहाँ विवाद सा हो रहा है और वहीं उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लोग लगा रहे हैं। वहीं हम सीधे तौर पे बात करना चाहेंगे राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आर.एस. पांडे जी, और उनसे जानेंगे कि जो ये चर्चाएं चल रही हैं इस पर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ
कि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी, अनुराचार्य जी जो वर्ड निकाले थे वो सबके लिए नहीं बोले थे। यही कहानी है कि चोर के दानी में तिनका। चित्रा त्रिपाठी जी इस पे लेके जो ट्रोल कर रही हैं लगातार, पहले तो अपने नाम से त्रिपाठी हटा दें, क्योंकि एक पहले शादी करने के बाद में और डिवोर्स करके बाद में वो अपने आप को सिद्ध करना चाहती हैं कि मैं बाहर सिंगल हूं और घर में शादीशुदा हूं। तो यह वर्ड के लिए हमारे पूरे जनपद के लोग उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वह गलत ट्रोल कर रही हैं और विषय में वो नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जब ब्राह्मण की वक्त आता है, ब्राह्मण का नाम आता है या हमारे धर्म गुरुओं का नाम आता है, तो उस पर दंगल, ट्रोल करना, उनके साथ अभद्रा करना, अपने लोगों को लेके बैठा करना, यह गलत है। मैं उनका घोर निंदा करता हूं। और उनको अगर लगता है कि ब्राह्मण हमारे साधु महात्मा गलत हैं तो कोई गलत शब्द नहीं बोले। वो खुद अपने मुंह से बोलती हैं कि मैं बाहर सिंगल। क्यों सिंगल हैं? मतलब वो लिव इन रिलेशन में रहना चाहती हैं। अगर रहना चाहती हैं तो बाहर से मिलें। वो तो हमारे शास्त्र और धर्म के अनुसार समझाते हैं। अगर कलयुग के हिसाब से समझाना चाहे तो हमसे आके मिलें, हम उनको समझाएंगे कि कहाँ गलत है, क्या सही है। इसी से हम उनको समझाएंगे कि हमारे धर्म गुरुओं को और प्रेमानंद जी महाराज अनुराचार्य को ट्रोल करना बंद करें। धन्यवाद। देखिए, अभी हमने बात की, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पांडे यहाँ पर एक व्याकरण शास्त्री हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आचार्य पंडित रामदेव शुक्ल। ये जो इस समय अनुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी बहुत गलत, बहुत गलत है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। धर्म गुरुओं पर इस तरह से पत्ती कसना कोई अच्छी बात नहीं है। वो अपने गिरेबान में झाँक कर देखे कि मैं कैसी हूँ। किसी संत महात्माओं पर कोई अधिकार नहीं है ऐसा बोलने का। उनको नहीं बोलना चाहिए। यद्यपि स्त्री है, स्त्री का निंदा भी करना अनुचित है, लेकिन ये जो कर रही है अच्छी बात नहीं। अभी हमने बात की, इन्होंने कहा कि चित्रा त्रिपाठी एक स्त्री है, स्त्री की निंदा करना सही नहीं है। यहाँ पर ये समाज सेवी हैं और क्या नाम है आपका? डॉक्टर जयंत त्रिपाठी, फांसी। का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराध और अपराधियों का एक या ऐसा गठबंधन हो चुका है कि जो न वो विधायक, न सांसद, ये न सरकार को समझ रहे हैं। और ये यहाँ पे तो आपसे बात करें हम सदर विधायक की, तो यहाँ पे सलम मणि सदर विधायक हैं और इनको गोलियों से भूनने की धमकी फ़ोन पे और मैसेज द्वारा दी गई है। इससे यहाँ के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपसे बता दें कि लगातार अपराधियों द्वारा फ़ोन पे धमकियां देना आम बात हो गई है। कुछ दिन पहले एक ये पत्रकार को भी जान से मारने और गोलियों से भूनने के लिए धमकी दी गई थी, जिसका ऑडियो लगातार ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने इसकी जांच कर ये कानूनी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन उन अपराधी को गिरफ्त में नहीं ले सकी। आज बता दें आपको कि जो सदर विधायक हैं, इनको एक मस्जिद के ग्रुप के द्वारा जान से मारने की सोशल मीडिया पे धमकी मिली। उस धमकी में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सलम मणि सदर विधायक को गोलियों से भून देंगे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को ऐसा उनको मौत का तानो दिखाएंगे कि पूरा इंडिया देखेगा। आपसे बता दें कि लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ये तरह तरह के कानून और ये पगडंडे अपना रही है, लेकिन यहाँ पे अपराधी उतने ही मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे लचर दिखाई दे रही है। सरकार लाख कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्थाओं को यहाँ को दुरुस्त किया जाए, लेकिन यह अपराधी उतने ही मुस्तैद नज़र आते हैं। अपराधियों में अधिकारियों का कोई खौफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये यहाँ पे खुलासे लगातार हो रहे हैं। देवरिया जनपद में लगातार ये दुष्कर्म के खुलासे, हत्या के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये मौके पे किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। यहाँ पे लगातार ये आपसे बता दें कि लोग अपराधी मुठभेड़ में मारे भी जाते हैं, लेकिन यह केवल कागज़ों में सिमट के रह जाता है, जिसका ये परिणाम आज देखने को मिला है कि सलम मणि सदर विधायक को भी गोलियों से भूनने की धमकी दी गई है और ये मुख्यमंत्री को भी जान से मारने की धमकी दी गई, वो भी सोशल मीडिया पे। आपसे बता दें कि साइबर सेल और इस साइबर क्राइम करने वाले भी व्यक्ति इसी तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लेकिन प्रशासन एक्टिव नहीं नज़र आ रही है। अगर एक्टिव होती
तो इस तरह वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति कभी भी सलाखों के पीछे होते। जेके न्यूज़ देवरिया। प्रतापगढ़ जिले में महीने भर से लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है, जहां पर महीने भर से चाहे अंतर्राज्यीय तस्कर हों, बदमाश हों, अपराधी हों, उनकी कमर टूट चुकी है। आए दिन मुठभेड़ हो रहे हैं, मुठभेड़ के साथ एनकाउंटर भी लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि जब से तेज तर्रार एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रतापगढ़ जिले की कमान संभाली है, तब से लगातार बदमाशों के जो हौसले हैं वो पस्त होते नज़र आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि बदमाश हों चाहे अपराधी हों, या तो अपराध करना बंद कर दें या जिला छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उन्हें जेल का सामना करना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में लगातार मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ के दौरान अपराधियों का इनकाउंटर भी हो रहा है और वो घायल भी हो रहे हैं। इसी के साथ कुछ भागने में भी सफल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन तेज तर्रार एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने इस समय महीने भर से अपराधियों के हौसले को पस्त कर दिया है। हाल ही में अभी कचहरी से जाते समय सुपारी किलर द्वारा अधिवक्ता पर हत्या के इरादे से जानलेवा हमला किया गया, लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार व उनकी एसटीएफ टीम ने बीते 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया। लगातार महीने भर से चाहे लालगंज हो, चाहे कुंडा हो, चाहे सांगीपुर हो, चाहे महेशगंज हो, चाहे पट्टी हो, चाहे रानीगंज हो, लगातार अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो रही है और अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। अपराधी इस समय पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। डॉक्टर अनिल कुमार लगातार निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ शर्मा, जेके न्यूज़, प्रतापगढ़। जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र रौजा के उस इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आपको बता दें, जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र रौजा के पौष इलाके दुर्गा किले में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे पीछे ये वही मकान है जिस मकान में आज देर रात में एक परिवार ने अपने 4 साल के मासूम को पहले जहर दे करके मारा, उसके बाद फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। आपको बता दें, दुर्गा किले में रहने वाले सचिन और उनकी पत्नी अपने बच्चे फतेह के साथ इसी मकान में रहा करते थे। नीचे उनके बड़े भाई भी रहा करते थे, अपने परिवार के साथ रहा करते थे। रूटीन के तरीके से डेली पूरे परिवार ने कल देर शाम को एक साथ खाना खाया। उसके बाद देर रात ऐसी क्या कुछ घटना घटी जिसके बाद सचिन ने पहले अपने 4 साल के बच्चे फतेह को जहर दे के मार दिया, उसके बाद अपनी पत्नी समेत फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। ये वही कमरा है जिसको पुलिस ने सील कर दिया है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर FSSL की टीम ने मौके से तमाम साक्ष्य और सबूतों को एकत्र करके यहाँ पर घटना की जानकारी करने की कोशिश की थी। तो वहीं इस जानकारी के बाद FSSL की टीम व पुलिस ने इस कमरे को सील कर दिया है। यहाँ पर किसी को भी जाने की मनाही है। आपको बता दें, सचिन और शिवांगी की शादी वर्ष 2017 में हुई थी और वो यहाँ से चंद दूरी पर उनका मायका था। वहीं सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल पा रही है, उनका कहना है कि सचिन कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सचिन के पास से जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है वो 36 पन्नों का है। बहरहाल अभी हम लोगों को सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस के जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि इसमें क्या कुछ
वजह थी कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। हमारे साथ मौजूद हैं मृतक के भतीजे, इनसे हम लोग बात करेंगे कि इनके मृतक की इनकी जान देने की क्या कुछ वजह थी और सबसे पहले इस घटना को किसने देखा था। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम अब मृतक के परिवार और उनके भतीजे से बात करेंगे और पूछेंगे कि सबसे पहले इस घटना को किसने देखा था। क्या नाम है आपका? कबीर कृष्ण मिश्रा। आप उनके कौन है मृतक के? वो भतीजे। तो ये कैसे क्या हुआ है? ये जो हम लोग को मतलब जो यहाँ पे उनकी क्या कहते हैं सास थी बुआ की मेरे, वो क्या कहते हैं यहाँ पे सुबह आई होंगी देखने, जब लेट हो गया लंच के लिए पूछने को, तो फिर उनने जब गेट खोला तो उनको दिख गया कि वो लोग अपने फांसी लगा लिए। तो ऐसा कुछ परेशान थे पहले से? नहीं, कल हम लोग की बात हुई, मेरी खुद की बात हुई रात के 10 बजे। तो उन्होंने कहा था कि सुबह आज हमारे यहाँ फंक्शन था, तो उन्होंने कहा था कि आएंगे, तो वो सामान लाना था उन्हें। तो किस चीज़ का फंक्शन था? हमारी जो बाबा हैं उनकी बहन की 13वीं थी। अच्छा, 13वीं थी। तो ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो अचानक से फांसी क्यों लगाई? पता नहीं किसी को, अभी वो सुसाइड नोट में होगा, वो किसी ने पढ़ा नहीं है। मेरे पास मकान में बुआ, फूफा, बेटा, बाकी सचिन फूफा की मम्मी और उनके जो बड़े भाई थे उनकी फैमिली। आखिर कहां छुपे हैं 10वीं के छात्र सुमित के हत्यारे? आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि पुलिस लगातार हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें, जिस तरह से बीते कल थाना कोतवाली चंदोसी के गांव कैथल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर छात्र सुमित का धान के खेत में शव मिला, और शव आपको बता दें लहू लुहान अवस्था में मिला। छात्र की हत्यारों ने गला रेत कर धारदार हथियार से गला रेता, और धारदार हथियारों से ही छात्र के शरीर पर कई गंभीर चोट थी, जिससे उसकी हत्या हुई। इतना ही नहीं, आपको बता दें फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, एसपी जनपद संभल के खुद मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर खून से सने हुए ग्लव्स भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लव्स से ये पता चलता है, महसूस होता है कि आरोपियों ने साक्ष्य निशान हथियार पर ना आए, फिंगर ना आए, इसके लिए ग्लव्स इस्तेमाल किए होंगे। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरह से सुमित की हत्या हुई है, अब जनपद संभल में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि आपको बता दें, सुमित अपनी 2 बहनों नीतू और पूजा के साथ गांव में रहता था। सुमित के माँ बाप 15 वर्ष पूर्व लंबी बीमारी के चलते उनकी मौत हो चुकी थी। पालन पोषण चाचा प्यारेलाल करते थे। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 16 वर्षीय छात्र की क्यों और किस लिए इस बेदर्दी से हत्या की गई? आखिर हत्यारों की मंशा क्या थी? छात्र की हत्या किस लिए की गई? ये कहीं ना कहीं अभी गुत्थी है, और जिसे सुलझाने के लिए पुलिस तमाम प्रयास कर रही है। आपको बता दें, पुलिस हालांकि जो मृतक छात्र था सुमित, उसके जो साथी छात्र हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। सर्विलांस के जरिए लोकेशन कॉल डिटेल खंगालने की तैयारी की जा रही है, उसे खंगाला जा रहा है, और कई और अहम सुरागों की जांच पड़ताल 4 टीमें जनपद संभल की कर रही है। हत्या ऐसी कि जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सनसनी फैल गई कि जिस तरह से 16 वर्षीय छात्र की छत बिछत कर धारदार हथियारों से निर्मम हत्या की गई है। अब यह हत्या जनपद संभल में एक पहेली बनी हुई है और चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना यह होगा जिस तरह से सर्विलांस टीम, तमाम टीमें लगी हैं, कब तक खुलासा कर पाती हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल। जहां की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से, पहाड़ी इलाका से होते हुए अब मैदानों में वो बाढ़ अब कहर मचाने आ गया है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र का ये पूरा घटना है। बता दें, जिस तरह से देखा जाए तो गाय घाट करीब इसमें आधा दर्जन गांव इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से डूबा हुआ है। जिस तरह से देखा जाए तो ये गाजीपुर का ये जमनिया, जिस तरह देखिए तो ये करमनासा नदी का ये बाढ़, ये पानी आया हुआ है यहाँ तक। और ये देख सकते हैं आप कि तस्वीरें किस तरह से लोगों की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं।
ये अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं की ही बात नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ पे, हमारे इस माध्यम से अगर हम बात करते हैं उन लोगों से, तो वो भी लोग बता देंगे कि यहाँ की शासन व्यवस्थाएं क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। नहीं, ये रोड है, लेकिन वो गांव के अंदर की जो तस्वीरें होंगी, कहीं कहीं लोग दूसरे किसी के घर में जाकर अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से बात करते हैं, तो यही है वो क्षेत्र जहाँ पर लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को किस तरह से बेहतर बना सके, ये कैमरे पर सुन रहे होंगे आप। और क्या नाम होगा आपका चाचा? राम और जी, आप किस तरह से, ये कहाँ से पानी आया है? बंधे। अच्छा, कैसे आप लोग का चल रहा है जीवन यापन? देख ही रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा है, निकल नहीं पाते हैं, ना यार ये नाव से आते जाते हैं। और कौन है? कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ, स्कूल पर है। तो सुना आपने, प्रशासन के बस व्यवस्था एक नाव दे दिया है, लेकिन ये नाव के खेवैया मलाह लोग हैं, निषाद है, लेकिन उन लोगों की ये, इन छोटे छोटे बच्चों का कौन, थोड़ा कैमरा पर्सन मेरे दिखाइए कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये विद्यालय कैसे जाएंगे? उसी जगह, उसी रास्ते से जाना होगा, और फिर भी कैसे वो व्यवस्थाएं को किस तरह से बेहतर बना पाएंगे। और वैसे भी वो पशुओं के लिए चारे नहीं है, तो इन लोगों के लिए राशन की व्यवस्थाएं खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे साथ महिला है, उनका भी पूरा पूरा घर डूब गया, हमारे कैमरे पे भी बोल रही थी। क्या नाम होगा आपका? राधिका जी, आपका घर पूरा पूरा बता रही थी कि डूब गया है जी। चली नैया पर चढ़ के देख ली, नैया आ गई, चली आप देख ली। अच्छा, ये बताइए क्या क्या डूब गया, उसमें क्या क्या चला गया? सब कुछ मतलब? राशन पताई आई बस। कौन राशन पताई कौन दिया है? अरे घर का किसानी कैल है। अच्छा, शासन के तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं अब तक? कुछ ना। तो ये देखा जिस तरह से कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़ा होता है कि प्रदेश सरकार उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हो, और यहाँ पर लोग उस योजनाओं को धरातल पर उतर नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी नुमाइंदे किसके लिए हैं, ये नहीं समझ में आता। रोज के रोज सवाल। बीते दिन उत्तर प्रदेश में रोजगार मेला लगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लाखों युवक आए, लेकिन नौकरी तो नहीं, लेकिन लाठियां ज़रूर मिली। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष सिंघवी जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं रोज़गार मेला? उत्तर प्रदेश सरकार जहां उत्तर प्रदेश में रोज़गार, जो बेरोज़गार युवक हैं उनको नौकरी दिलाने की बात करती है, और न सिर्फ रोज़गार उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के बाहर भी ऐसी जगहों पर जहां युद्ध छिड़े हुए हैं, ऐसी जगहों पर रोज़गार पाने के लिए लाखों की तादाद में युवा आए, लेकिन उनके हाथ लगी मायूसी और लाठी। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में जो रोज़गार की स्थिति बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, और कोई अगर एक लाइन में उसको कहकर निकल जाना चाहता है तो इसका मतलब वो उस मसले को समझ नहीं रहा है। एक तो युवा देश है ये, और हम लोगों की जो मीडियन एज है वो 23-24 साल के आसपास है, यानी युवा हमारे जनसंख्या में ज़्यादा हैं। और समस्या जो है वो बेसिकली युवाओं के बीच में ही है। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके बीच में समस्या रोज़गार की है। 3-4 तरीके की समस्याएं हैं। एक तो सरकार क्या कर रही है कि अगर हफ्ते में 1 घंटा आपको काम मिला है तो उसको रोज़गार मान लेती है, और उसके बाद भी आपकी बेरोज़गारी दर है। इसका मतलब आप काम तो दे ही नहीं पा रहे हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 83% से ऊपर यूथ्स ऐसे हैं जिनको काम, यूथ का मतलब 20 से 29 साल वाले जो बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। रोज़गार मेला हुआ, लाखों लड़के टूट पड़े हुए हैं। क्यों टूट पड़े हैं? निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, पढ़कर घर पर बैठे हुए, काम नहीं मिल रहा है। वहाँ उनकी डिग्रियाँ CV कूड़े में पड़ी हुई है। खैर, वो तो सरकार की तरफ से जिस तरीके की संवेदनहीनता है उसकी उम्मीद है हमें। दूसरा, सरकारी नौकरी ही बच्चा क्यों चाह रहा है? सिपाही की भर्ती निकलती है, 55 लाख लड़का भरता है, क्यों चाह रहा है? सिपाही की भर्ती क्यों चाह रहा है? चपरासी की भर्ती क्यों चाह रहा है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। आज नौकरी है, कल नहीं रहेगी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है वो 20,000 रुपये की है, आपको 12,000 रुपया मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, वो भी रोज़ नहीं मिल रहा है। आज है, कल नहीं रहेगा। तो तमाम कॉम्प्लेक्स तरीके की समस्याएं, और सरकार बेसिकली इस पर काम ही नहीं कर रही है। वो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके कागज़ों का पेट भर देना चाहती है, और ये दिखा देना चाहती है कि साहब हम तो एकदम ठीक हैं। तो कागज़ों में कहते हैं ना, तुम्हारी कागज़ों में
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। वही तो सच है। सच तो ज़मीन पर दिखता है। जैसे एक बार आपने रोजगार मेला दिखा दिया, सच दिख गया। सारे पर्चे लीक हो रहे हैं। इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक बच्चा सड़कों पर घूम रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप उसको 1984। ठीक है, देखिए साफ तौर पे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से ठीक पहले नौकरियों को लेकर, रोज़गार को लेकर के, महंगाई को लेकर के बातचीत हो रही है, जाहिर है कि इसका जवाब 2027 में चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ज़रूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जगह 24/7 न्यूज़, लखनऊ।